नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज हम इस क्लास में जानेंगे यूपीएससी 2017 और 21 में आए गए ज्योग्राफी के प्रश्नों के बारे में। तो आइए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अधिकता 78% पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन जो कि हमारे वायुमंडल में 21% अपना मान रखती है। ठीक है। और इसके बाद 1% बची हुई गैसों में आर्गन आपका आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ठीक है। इस प्रश्न में हम और जानकारी आपको देते हैं। बात करेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की वह परत है जिसके अंदर मौसमी क्रियाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, ओला का होना, धुंध का होना आदि। ये सारी प्रक्रियाएं हमारी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं, हमारी क्षोभ मंडल परत में होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है? जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है? तो मैं आपको बता दूं, जायद फसल जिसे ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य बात इसकी यह है कि इस ग्रीष्मकालीन फसल में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि होती हैं। तो जायद फसल ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र या प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर को सक्रिय ज्वालामुखी या भूकंप के उत्पन्न होने का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, रिम ऑफ पैसिफिक, प्रशांत पैसिफिक रिम। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है और फसल को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है और फसल को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो मैं बात करूं गोल्डन फाइबर, बात करेंगे गोल्डन फाइबर यानी गोल्डन यानी सुनहरा फाइबर रेशा, सुनहरा रेशा। इट मीन्स सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जिसका उपयोग बोरी निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र होता है, भूमि पर पाया जाने वाला वे तंत्र होता है जिसके अंदर हवा, सूर्य प्रकाश, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव
पेड़ पौधे आदि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कहां पर अप्लाई होती हैं। क्या जल जीवशाला के अंतर्गत ये ऑप्शन आते हैं या ये क्रिया होती है? जी नहीं। झील के अंदर होती हैं? जी नहीं। अगला ऑप्शन है हमारा ग्रासलैंड। जी हाँ, घास स्थल के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहला प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात का कांडला बंदरगाह था। गुजरात का कांडला बंदरगाह था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना। क्या था जी? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना। भारत के साथ साथ मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, भारत के साथ साथ ये एशिया का भी पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो महानदी बेसिन में बना हीराकुंड बांध। हमें पता है कि महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। ठीक है जी, कहाँ है जी? उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। इसके अगले ऑप्शन की बात करेंगे, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और भागीरथी नदी पर उपस्थित है। क्या जी? भागीरथी नदी पर उपस्थित है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी पर पाया जाता है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर उपस्थित है। आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, कृष्णा नदी भारत की ऐसी नदी है जहां हीरे पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है, बांध है। ठीक है, ये बांध सतलुज नदी पर उपस्थित है और पंजाब और हिमाचल की सीमा के बीच पाया जाता है। पंजाब और हिमाचल की सीमा के बीच उपस्थित है। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन है? निम्नलिखित राज्यों में से भारत का चावल का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, चावल का प्रमुख उत्पादन राज्य ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल चावल का प्रमुख उत्पादन राज्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गेहूं का भारत में प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया जाता है? रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ के द्वारा सीमांकन किया जाता है। रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान मैकमोहन
मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन के बीच सीमांकन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघ और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघ और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो मैं बता दूं आपको, भारत एक ऐसा देश है जो शेरों और बाघों को उनके वातावरण के अनुकूलित एक क्षेत्र बनाकर देता है, जिन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको और बता दूं, भारत में सबसे अधिक बाघ हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण उसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, क्या जी, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरीज शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। प्रेरीज शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेरीज शीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को पेम्पास के नाम से जाना जाता है, पेम्पास। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। एशिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इलायची की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो मैं बता दूं आपको, भारत का पश्चिमी जो एरिया है, भारत का दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वो इलायची की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। ये जो घाट है हमारा, ये केरल से लेकर के और तमिलनाडु तक जो पहाड़ियां हैं वो इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु जल संधि भारत को और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु जल संधि भारत को और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो मैं आपको बता दूं, सिंधु जल संधि जो है रावी, व्यास और सतलज पर भारत, इन नदियों के जल पर भारत का पूर्ण आधिपत्य है, पूर्ण अधिकार है। तो इसके कारण इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रावी, ब्यास और सतलज। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेम्पास समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पेम्पास समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैदान दक्षिण अमेरिका, अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? सदिया और धुबरी, मैं आपको बता दूं, सदिया और धुबरी ये दोनों ही क्षेत्र असम में पाए जाते हैं। और असम में बहने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। असम में जो बहने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। इट मीन्स सदिया से लेकर के धुबरी तक इस नदी के ऊपर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये उसके बारे में चर्चा कर रहा है।
ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखियों को पृथ्वी के किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ढाल ज्वालामुखी जो होते हैं, ढालनुमा ज्वालामुखी जो होते हैं, जिनसे लावा निरंतर निकलता रहता है, ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं, या मैं कहूं तो ये सबसे विराट रूप वाले एक अग्रेसिव ज्वालामुखी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, चेन्नई को डेट्रॉइट शहर, भारत का डेट्रॉइट डेट्रॉइट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। मोबाइल्स उद्योग हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, जिनके कारण इसे डेट्रॉइट सिटी कहा जाता है भारत का। वाराणसी की बात करें, वाराणसी की, तो वाराणसी को एक दूसरी भाषा में काशी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है जी? काशी के नाम से जाना जाता है। और काशी का संस्कृत में प्रयोग होता है चमक से या उज्जवल, एक तरीके से प्रकाश से। तो चमकता हुआ शहर किसे कहा जाएगा? वाराणसी को कहा जाएगा। मेरठ की बात करें तो मेरठ में खेल सामग्री के लिए बहुत अत्यधिक निर्माण किया जाता है। खेल सामग्रियों का, एक तरीके से क्रिकेट का बैट हो गया या बॉल हो गया, तो इसको खेल नगरी, मेरठ को खेल नगरी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया मेरठ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चौस और डुआर्स जैसे गिरपद मैदानों में मौजूद मृदा होती है। तो चौस और डुआर्स जैसे गिरपदों मैदानों में मौजूद मृदा होती है। तो गिरपद की बात करें, सबसे पहले हम गिरपद का निर्माण किसके द्वारा होता है? गिरपद का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ पदार्थ के द्वारा होता है। गिरपद का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ पदार्थों के दौरान होता है, जिनके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामसर सम्मेलन से संबंधित है। रामसर सम्मेलन से संबंधित है। तो रामसर जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है, रामसर जो सम्मेलन हुआ था वो आर्द्र भूमि से संबंधित एक सम्मेलन है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, रियो डी जनरियो एक सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। ये संबंधित था हमारा पर्यावरण और सतत विकास से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होता है? किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होता है? तो हम बात करेंगे शुक्र जो ग्रह है हमारा, शुक्र का वायुमंडलीय वातावरण सफेद और पीले बादलों से निर्मित है, जिसके कारण इस ग्रह का ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसका वायुमंडलीय वातावरण सबसे सघन है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव होता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडलीय वातावरण सबसे सघन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, शुक्र।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला समझ आई होगी। मिलते हैं जल्दी अगले नए पार्ट में। धन्यवाद।